हम किस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं और किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। ये 2 छोटी छोटी वीडियो हैं, जरा आप देखिए और इनके द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। Look out of the window with all my heart. Are you ready for this? We can be something. Be something. आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो छोटी छोटी सी मूवमेंट कर रहे हैं। सो हम इसको राजन सर क्या बोलेंगे, टैलेंट बोलेंगे या पोटेंशियल बोलेंगे? सर इन्हें देख आपकी आवाज शायद स्टक हो रही है राजन सर, तो मैं आप दोबारा बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चों का जो हम आज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि बच्चों का जो पोटेंशियल है उनको कैसे हम सिस्टमेटिक वे में कन्वर्ट करके हाई परफॉर्मेंस तक पहुंचाते हैं। मैं एक और वीडियो आप तक लेके आना चाहूंगा। शायद इस छोटे बच्चे की वीडियो देख पा रहे होंगे। इस बच्चे की एज सिर्फ 18 महीने है। ये बच्चा नीदरलैंड से है। आज से 7-8 साल पहले ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुआ था। सो ये सब देखते हुए एक डच शोकर क्लब है, उस शोकर क्लब ने इस बच्चे के साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया। अब आप सोच रहे होंगे 10 साल का एग्रीमेंट इसके साथ किया है, सो 10 साल के एग्रीमेंट में वो क्या करेंगे इस बच्चे के साथ? 18 साल की एज है। तो उन्होंने इस बच्चे के पोटेंशियल को देख के और उस पोटेंशियल को नर्चर करने के लिए, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में डालने के लिए $4 मिलियन इस बच्चे को दिए कि चलो अब हम इसके साथ ये काम करते हैं। सेम इसी वे में मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कि ब्रिटिश 2012 में जो ये ओलंपिक हुआ था, उससे पहले ब्रिटिश ने $4.6 मिलियन खर्च किए। वो सिर्फ परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे इन्वेस्ट किया उन्होंने वो पैसा। तो सोचिए उस सिस्टम की हमें कितनी जरूरत है। तो आज हम इस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो हम बात करते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सो एक्चुअली टैलेंट है क्या? So talent identification is usually based around a number of areas, these being physical attributes, psychological, technical, physical and cognitive skills. So जो talent identification है ये एक well adjusted and systematic process है हमें हमारे एथलीट को हाई परफॉर्मेंस तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा ये जो चार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसके थ्रू मैं आपको ये जर्नल पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में लेके जाना चाहता हूं कि ये कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं व्हेन कि हमें कब इसकी जरूरत है। जैसे हम बच्चे को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं अर्ली एज में, तो हमें बच्चों को 3 से 4 साल की एज में इन्वॉल्व करा देना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कैच देम यंग। जल्दी एज में उन्हें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में डालना चाहिए, ये एक अलग बात है। और स्पेशलाइजेशन उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ मैं 2 चीजों में आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशन दोनों अलग चीजें हैं। तो स्पेशलाइजेशन के लिए एक ऑप्टिमम एज बनाई गई है हमारी जिम्नास्टिक्स के लिए, जो फिगर आउट किया गया है साइंटिफिक वे में। तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि ऑप्टिमम एज है क्या। सो जिम्नास्टिक के लिए ऑप्टिमम एज स्पेशलाइजेशन में आने के लिए सबसे पहले आपने जो, मैं आपको इसको कनेक्ट करना चाहूंगा लॉन्ग एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, कि जो हमने LTAD का लेक्चर सुना था उसमें आपने देखा होगा कि जो उसके फेसेस होते हैं, जो पहले एक्टिव स्टार्ट, फिर फंडामेंटल। तो जो एक्टिव स्टार्ट और फंडामेंटल के
फेसेस के बाद जो फेस आता है उसमें हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना है, क्योंकि तब तक हमारे एथलीट की सारी एबिलिटी डेवलप हो जाती है। सो जो ऑप्टिमम एज हमारी बताई गई है स्पेशलाइजेशन की, वो 7 से 8 साल बताई गई है। क्योंकि जो एक 10,000 घंटे का रूल हमने पढ़ा था पिछले लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट में भी, एंड इट्स हैंस प्रूव्ड कि हमें 8 से 10 साल की ट्रेनिंग चाहिए हमें हाई परफॉर्मेंस तक जानने के लिए। तो 7 से 8 साल ऑप्टिमम एज में अगर हम स्पेशलाइजेशन में घुसते हैं, सो एग्जैक्ट 18 से 19 साल की एज में आते आते हम हमारी जो हाई लेवल अचीवमेंट है उसको गेन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल स्टेज की। एक्चुअली फंडामेंटल स्टेज है क्या? सो फंडामेंटल जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते हैं, हमें उसमें सीमेंट, ईंट, पत्थर सब लगाना है। तो हम जितनी अच्छी क्वालिटी का ईंट, पत्थर, सीमेंट यूज करेंगे, तो फंडामेंटल स्टेज में हमारी जितनी बेटर क्वालिटी ट्रेनिंग होगी, उतना ही हमारे एथलीट्स में हमारी फंडामेंटल एक्टिविटी डेवलप होगी। अदरवाइज unless a child had developed the fundamental movement skill required within an activity by 12 years, success within the activity would be beyond the reach. अगर आप फंडामेंटल एज में अगर ये काम नहीं करेंगे, तो आपने जो 10 से 12 साल आपने अब से पहले किया है, उस ट्रेनिंग में ये ट्रेनिंग नहीं किया, तो आपको हाई परफॉर्मेंस तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे एक चार्ट है आपके सामने, आप इस चार्ट में देखिए, मैंने आपको दिखाया फंडामेंटल स्टेज में क्या क्या हमें कर लेना चाहिए। तो इसमें आप पढ़ पा रहे हैं फाइंडिंग फन इन पार्टिसिपेशन, मतलब जब भी हम बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं स्टार्टिंग में किसी भी गेम्स में, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, तो वो आपका फन वे में होना चाहिए और वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे निर्धारित होना चाहिए आपका। जो डेवलपमेंट आप करते हैं उसमें फंडामेंटल स्किल जैसे रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, ये आपने लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट में भी ये देखा है, और पीरियोडाइजेशन में भी इस चार्ट आप पहले देख चुके हैं। तो हमें फंडामेंटल स्टेज में इन चीजों का ध्यान रखना है। फंडामेंटल स्टेज में हमें पीरियोडाइजेशन का यूज नहीं करना है, जैसे कि हमने पीरियोडाइजेशन में भी सीखा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लान नहीं बनाएंगे, हमें प्लान बनाना है। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए उस चीज के लिए। आई एम सॉरी। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, किसके इर्द गिर्द ये घूमता है प्रोग्राम। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे मेन जो कि हमने लॉन्ग एथलेट डेवलपमेंट में भी पढ़ा है, एथलीट। हम सभी कोचेस किसके लिए काम कर रहे हैं आज? सिर्फ एथलीट के लिए। तो हमारे लिए यहाँ जो स्पेशल है वो एथलीट है, हमारा बच्चा है। सो हमें उस बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटीज है, उन एबिलिटीज को साइंटिफिक वे से कोचेस आगे बढ़ाते हैं और उनको टैलेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये प्रोसेस से आप टैलेंट तक पहुंचते हैं, देन यू सी दैट सुपीरियर मास्टरी ऑफ सिस्टमैटिकली डेवलप्ड एबिलिटी which places a player in the top 10% of their age। एंड आप इस चीज को देख पाएंगे, इस चीज को एनालाइज कर पाएंगे कि यस, उस सेम एज का बच्चा सिस्टमैटिकली गया है, तो वो 10% अपनी एज के बच्चों में हायर एबिलिटीज के साथ होगा। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है? पेरेंट्स आपको सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं। हम इस चीज में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, कोच बच्चे के साथ बहुत मेहनत करता है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो भी हमारे जो किया हुआ काम है वेस्ट हो जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। अब आता है व्हाट, कैसे। तो हमें कैसे करना है और क्या चीजें इसमें लेके आनी है। हमें सबसे पहले ध्यान देना है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, जैसे कि उसका बॉडी का प्रोफाइल है, स्ट्रेंथ है, मैचुरेशन लेवल है, टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान देना है, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज की उसके साइको बिहेवियरल को भी हमें पढ़ना है, उस एफर्ट को भी ध्यान में रखना है इस चीज के लिए। फिर हम बात करते हैं वाई, क्यों क्यों जरूरी है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, फॉर टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स विद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल rather than current tournament winning ability। So in this phase winning is not the priority। इस फेस में हमारे लिए जीतना प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चे की प्रायोरिटी हमारे लिए उसके पोटेंशियल को डेवलप करना है। हम कई बार क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स में पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, वो भी गलत है। हमें उसकी एबिलिटीज को डेवलप करके फिर सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए, और हमें यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी को ध्यान में देते हुए आगे बढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेट ब्लूमर्स। सो व्हाट इज द लेट ब्लूमर्स हियर? लेट ब्लूमर्स, जैसे हम कई बार ट्रेनिंग कराते हैं जिम में, तो हमारे साथ क्या होता है, 8 से 10 बच्चे एक ग्रुप में जुड़े होते हैं,
तो उस ग्रुप में एक बच्चा ऐसा होगा जो जो भी आप करा रहे हो उसको बहुत जल्दी सीखता हुआ चला जाएगा, बट एक बच्चा ऐसा होगा सेम एज का कि आपको उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो दिखाई देगी। बट ऐसा नहीं है कि वो स्लो प्रोग्रेस वाला बच्चा आगे जाके आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो हमें उस एज में उस बच्चे को अवॉइड नहीं करना है, हमें उसको भी आगे लेके जाना है, ताकि उसका एज के साथ साथ वो भी डेवलप हो जाएगा उस चीज में। तो हमें इन चीजों पे भी ध्यान देना है। अब कैसे करना है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि दो प्रोसेस हैं, जो नेचुरल टैलेंट सिलेक्शन प्रोसेस है और साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस है। बहुत ब्रीफली मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। और मैंने अलग अलग कंट्रीज के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के मॉडल इकट्ठे किए हैं, कम से कम 5 से 6 कंट्रीज के। तो बाद में समिंग अप मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेन एम क्या है जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेचुरल और साइंटिफिक सिलेक्शन क्या होती है। तो बात करते हैं नेचुरल टैलेंट सिलेक्शन की। तो नेचुरल टैलेंट सिलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल टैलेंट सिलेक्शन होता क्या है और उसके फायदे और नुकसान क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी कि मैं स्टेट का नाम तो भूल गया, बट 2 बच्चे स्कूल बैग टांग के सड़क पे जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते सड़क पे राउंड ऑफ, कार्टव्हील, बैकफ्लिप ऐसा कुछ एलिमेंट्स किया। तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्पेशली हिदायत दी कि इन बच्चों को लेके आइए, इनमें पोटेंशियल है, इनको हम डेवलप करेंगे। ऐसा शायद हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, कर्नाटका से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता होगा, बाकी लोगों को भी पता है कि कर्नाटका में बैल रेस, जो बैल की रेस होती है वो काफी फेमस है। तो इसी जनवरी या फरवरी के सराउंडिंग वहां पे एक श्रीनिवासा गोडा करके लड़का मिला, जिसकी 100 मीटर की टाइमिंग 9.55 हुसैन बोल्ट के टाइम से भी कम था। तो उसको भी गवर्नमेंट ने हायर किया कि यस, ये ट्रैक एंड फील्ड में यूजफुल होगा, इसे हम सिस्टमेटिक ट्रेनिंग में लेके आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नेचुरल सिलेक्शंस में हमारी जो प्रोग्रेस है वो स्लो होती है। अचीवमेंट तक आते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि आएगा ही नहीं। 100% तो गारंटी आज किसी भी चीज की नहीं है, बट जो साइंस प्रूव कर रही है कि नेचुरल सिलेक्शन ट्रायल हमारा जो होता है वो थोड़ा स्लो पेस पे जाता है। और जो साइंटिफिक सिलेक्शन होता है, साइंटिफिक सिलेक्शन हमारा सिस्टमेटिक बना हुआ तरीका है, उसमें हमारे टेस्ट एंड एवरीथिंग है। सो वो सिलेक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। साइंटिफिक सिलेक्शंस, तो साइंटिफिक सिलेक्शंस में हमारे जो फेसेस हैं उसमें टैलेंट डिटेक्शन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट डेवलपमेंट एंड टैलेंट सिलेक्शन, ये 4 फेसेस के थ्रू हम आगे जाते हैं। इसको और ब्रीफली मैं हमारी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको ब्रीफ करूंगा कि इन स्पेसेस में क्या क्या होता है। इसके बाद मैं आपको मॉडल्स दिखाता हूं कि किस कंट्री में कैसे मॉडल्स आते हैं। ये एक मॉडल है जिसमें आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट सिलेक्शन एंड टैलेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं कि किस फेस में क्या क्या होना चाहिए। ये आपके सामने चार्ट है, आप इस पे देख पा रहे हैं। बट जिस मॉडल को मैं सबसे ज्यादा, मैंने काफी दिन से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, बैठ के देख रहा हूँ यूट्यूब पे, और काफी लोगों से मैंने डिस्कस किया। आपको शायद हार्डी फिंक का नाम आपने सुना होगा, हमारे एकेडमिक डायरेक्टर थे। तो पिछले 1 महीने से मैं हार्डी फिंक के टच में हूँ और उनसे इस टॉपिक के बारे में काफी बात किया, और उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, कराया कैनेडियन यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में मास्टरी है, और एक स्पेन से हमारे लेवल 3 के एक्सपर्ट थे, इग्नेसिया। तो उनके गाइडेंस में मैंने ये टॉपिक तैयार किया है। तो मुझे जो इजी टू अंडरस्टैंड है आप सभी के लिए भी कि ये है क्या, तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया। ये ब्लूम्स का मॉडल है, इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला इनिशिएशन फेज, दूसरा डेवलपमेंट फेज एंड थर्ड परफेक्शन स्टेज। तो मैं आपको फर्स्ट स्टेज के बारे में बताऊंगा कि इसमें किसका क्या काम है। यहाँ पे परफॉर्मर कौन है? परफॉर्मर हमारे लाए हुए बच्चे हैं, हमारे एथलीट हैं। तो वो कैसे एक्ट करते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉयफुल, प्लेफुल, एक्साइटेड, स्पेशल और फन वे में वो काम करना पसंद करते हैं और उन्हें करना चाहिए। तो यहाँ मेंटर जो होते हैं, मेंटर का काम है वो सेंटर्ड, प्रोसेस सेंटर्ड होता है, केयरिंग होता है बच्चों के लिए। और जब वो ये काम कर रहा होता है तो उसको उन बच्चों की एबिलिटी आपकी नोटिस करनी होती है, नोटिस करनी आनी चाहिए। यहाँ पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स यहाँ पे आपके साथ सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं, उन्हें पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपके साथ सपोर्टिव होना जरूरी है। मैं साइकोलॉजी को यहाँ थोड़ा इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि किसी भी गेम में एक ट्रायंगल काम करता है जिसमें कोच, एथलीट एंड पेरेंट्स, इन तीनों का बहुत ही अहम रोल है।
अगर इन तीनों में से किसी एक का भी रोल अपने ट्रैक से खिसक गया तो सोचो उस एथलीट की परफॉर्मेंस हार्म करेगी और वो कोचेस की जो एक्सपेक्टेशंस है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो हमें इस ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस स्टेज में, जैसे मैंने आपको बताया, पीरियोडाइजेशन यूज नहीं करना है, बट एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार करना है। जब आप डेवलपमेंट स्टेज में आ सकते हो तो उसके बारे में ये सब लिखा हो, कमिटेड, पोटेंशियल, आइडेंटिफाइड, मोर सीरियस, तो ये आप सब पढ़ सकते हो इन मॉडल्स के थ्रू जो मैंने आपको ये दिखाया। ये ब्लूम्स का फॉर्मूला था। सो जर्मनी में इस तरीके से काम होता है। ये जर्मनी में फेसेस है, इधर साइड में आपको ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग दी है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 2 से 4 साल की एज में क्या ट्रेनिंग होगी, 5 से 7 में क्या होता है, 8 से 10 साल में क्या होते हैं। आप इन मॉडल्स को क्लियरली, मैंने कल पीपीटी भेजी थी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा उस पर। ये न्यूजीलैंड का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है कि वहां पे उनका स्पोर्ट्स सिस्टम किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे ब्रिटिश का है कि ब्रिटिश में क्या काम करता है और उसमें कौन कौन सी नेशनल गवर्निंग बॉडी कब यूज होती है, लोकल अथॉरिटीज किस स्टेज पे आके यूज होती है। सो इन सब मॉडल्स को मेरा दिखाने का मेरा मेन एम जो है, मेरा मेन एम यही है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, सिस्टमेटिक प्रोग्राम। आपने हर एक मॉडल में देखा होगा कि इनका जो फाउंडेशन है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सो हम एजुकेशन और फाउंडेशन को साथ साथ लेके चलेंगे तो हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन द लास्ट समिंग अप, ये जो मैंने जर्नल आपको थोड़ा सा बताया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में, इससे क्या आता है हमारे सामने निकल के। So I want to say identifying sporting potentials at an early stage ensure that players receive specialized coaching and training to accelerate the talent development process. For this process to be successful, it is naturally important to know specific qualities required to succeed in a specific sport. मैं यहाँ और ये जो 2 स्लोगन दिए हुए हैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज से पुराने टाइम में गीता में भी लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश में भी दिया था, पहले अर्जुन को बताया था कि बेटा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमारे पुराने धर्म गुरु बोलते थे। बट आज के टाइम में ये उल्टा हो गया है, साइंस ने इसको रिवर्स कर दिया है। अभी हमें पहले हमारा एम सेट करना पड़ेगा। शायद कोचेस इस चीज को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विदाउट एम फिक्स किए हम आगे बढ़ेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अ जीपीएस। जैसे आप घर से चलते हो, आज हर कोई अपना मोबाइल यूज करता है। जीपीएस में पहले आपकी लोकेशन डालता है कि मुझे वहां पहुंचना है, फिर आपको इंटरनेट जीपीएस बहुत स्मार्टली वे से विदाउट एनी ट्रैफिक आपके प्लेस पे पहुंचाता है। और आप देख पाते हैं कि अगर आपको आपके जीपीएस ने बताया है कि आप 10:15 पे उस जगह पे पहुंचोगे तो आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचोगे। सो दैट इज द फॉर्मूला। सो जो पहले था द पॉपुलर स्लोगन पिक देम यंग सो डजंट लुक क्वाइट एक्यूरेट, सो अभी जो परफेक्ट है पिक देम एट द राइट एज। हमें बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में लाना है और उनकी जिस एज के हिसाब से उनको जो ट्रेनिंग करानी चाहिए उस ट्रेनिंग में ढाल के उनसे हम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ये बहुत इजी और सिंपल वे है। तो राजन सर, ये मैंने आपको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताया। अगर कोई क्वेश्चंस आया है इसके रिगार्डिंग कुछ है तो सर आप मेरे से पूछ सकते हैं, इससे पहले कि मैं जिम्नास्टिक स्पेसिफिकेशन में आगे बढ़ूं। हाँ सर, अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से ही ब्रीफ किया है। मनोज सर, मनोज, हाँ एक क्वेश्चन तुमने बोला है फंडामेंटल स्टेज 6 to 10 ईयर। फंडामेंटल स्टेज 6 to 10, यस सर। हाँ, तो आजकल तो मैंने देखा है कि 10 ईयर एज में दे बिकम ए नेशनल चैंपियन, तो फंडामेंटल एज कहाँ गई? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी अगली स्लाइड्स में आने वाला है कि फंडामेंटल स्टेज को आपको कभी भी रोकना नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में शायद आपका और इजीली आप इसको समझ पाएंगे सर, क्योंकि मैं बता के बताऊंगा तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। स्टेज के थ्रू मैं बताऊंगा। एक्चुअल में फंडामेंटल स्टेज का और एक्टिव स्टार्ट का सर एक टाइम पीरियड है। जैसे एक्टिव स्टार्ट हम करते हैं तो एक्टिव स्टार्ट हमारा 0 से 6 साल की एज में बताया गया है और उसका टाइम पीरियड 18 से 24 महीने दिखाया गया है सर। और जो फंडामेंटल जर्नल जिसको हम बोलते हैं सर, उसका टाइम भी 18 से 24 महीने। उसके बाद जैसे कि अब्रोड में होता है सर कि हम उन स्किल्स को एक टेस्टिंग पीरियड में डाल देते हैं तो हमें पता चलता है कौन किस एबिलिटीज के साथ आगे बढ़ रहा है, फिर हम उसको स्पेशलाइजेशन में डाल देते हैं। बट स्पेशलाइजेशन में भी आप फंडामेंटल नहीं छोड़ते, तो उसमें भी आपको फंडामेंटल को साथ साथ लेके चलना पड़ता है।
तो ये हमारे लॉन्ग टर्म्स के सर पैटर्न है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। शायद आगे वाली मेरी स्लाइड्स में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दूसरा आपने बोला है कि इसमें पीरियडाइजेशन नहीं करना चाहिए पर वेल स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए। तो Yes. वेल स्ट्रक्चर प्लान है तो दैट इज आल्सो पीरियडाइजेशन कम अंडर प्लान। सर मैं ये भी आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि पीरियडाइजेशन हम करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, कि हमने उसमें कॉम्पिटिशन पीरियड हम अपने पहले लेके आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें करते हैं। बट यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इनकी एबिलिटीज के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी कॉम्पिटिशन के लिए। यहाँ पे अगर हम उसको करते हैं तो वो भी सर हमारा फन वे में ही आना चाहिए। तो हमारे यहाँ कंपटीशन है मिनिमम एज का जो है 8 ईयर 10 ईयर सर वो तो अगर हम पीरियडाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सर ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। वही मैं आपको समझाने के लिए आज जो ये एडवांस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को लेके आया हूँ कि हम अंडर 8 में कंपटीशन दे रहे हैं, बाकी कंट्रीज ने इसको लेवल में बांट दिया है। तो इसका कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है, आने वाली स्लाइड्स में सर मैं आपको टोटली इसको ब्रीफ करके देके जाऊंगा। हाँ, एक ओनली थर्ड क्वेश्चन आपने लिखा है पेरेंट्स का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। yes. तो मैं तो समझता हूँ एक तो छोटी उम्र में बच्चे को सोशली तो परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके इफेक्ट क्या है सोसाइटी का, तो हम पूरा सोसाइटी को भी उसमें जोड़े। पेरेंट्स जो आपने सोशल में सभी चीज अभी आगे मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सर जो हम आप बात कर रहे हैं ये आने वाले टॉपिक्स में है, इसको हम अगर आने वाले टॉपिक पे लेंगे तो बड़े अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि सोशल को हमने यहाँ बहुत छोटा कर दिया है। सोशल इन नॉट ओनली द पेरेंट्स, सोशल उसका स्कूल भी हो सकता है, उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसकी सोसाइटी भी हो सकती है। आपने उसमें लिखा है नीचे भी पेरेंट्स, जजेस, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें सोसाइटी अगर पेरेंट्स की जगह यू मेंशन है सोसाइटी, दैट इज अ बेटर टर्म। सर ये जस्ट वर्ड्स हैं वर्ड्स हैं, आप इसको और ब्रीफली जाइए, क्योंकि मैंने जर्नलाइज दिखाया है। अभी आप इसको स्पेसिफिक में घुसेंगे तो मैं आपको और अच्छे से इसको ब्रीफ करूंगा सर। तो अभी हम बात करते हैं जिम्नास्टिक्स की, कि जिम्नास्टिक्स में हमें टैलेंट के लिए अच्छे क्वेश्चंस थे पठानिया सर, बीच बीच में इंटरेक्शन हो जाना चाहिए। जिम्नास्टिक्स के टैलेंट सर्च की बात करते हैं कि हमें इसको जिम्नास्टिक्स में कैसे लेके आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, कब शुरू करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं ये सब चीजें आपको यहाँ बताना चाहूंगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले मैंने काफी कुछ कलेक्ट किया है। आपका सक्सेस इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, अर्ली बिगिनिंग, अर्ली स्पेशलाइजेशन, ये सब मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है। तो जैसे कि अभी सर ने मुझे कहा है कि सोशल इन्वायरमेंट, आपने पेरेंट्स लिखा है, तो सर यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे सक्सेस इन्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है। तो सक्सेस इन्वायरमेंट के लिए हमें ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिसमें कि परफॉर्मर के कैरेक्टरिस्टिक होंगे और उसकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक होंगे और उसका सोशल इन्वायरमेंट होगा। तो आप मेरे इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, काफी छोटे से लिखा हुआ, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्मर में क्या आता है। उसकी पर्सनैलिटी आती है, उसके जेनेटिक्स, उसका कोच, और उसको इंजुरीज वगैरह से अवॉइड करना, वो आपकी फिजिकल एबिलिटी से रिलेटेड है। फिर आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड आता है कि आपके ट्रेनिंग का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको रिकवरी मिलती है नहीं मिलती, आपका न्यूट्रिशन किस लेवल पे है, और आपकी प्रैक्टिस की क्वालिटी कैसी है। यहाँ सोशल में आया है जो सर ने मुझे बताया कि स्पोर्ट में कोचेस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सोसाइटी, सब कुछ यहाँ पे आता है। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में इस चीज को भी, ज्योग्राफी, इवन आपके एरिया को भी ध्यान में देना है। इसमें मैं और बताना चाहूंगा, थोड़ा और इसको ब्रीफ करूंगा। कई बार क्या होता है, किसी एरिया में जिम्नास्टिक्स को लेके इतना ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और हम वहां से कराना शुरू करेंगे तो वहां पे भी लोग लेट समझेंगे इस चीज को। जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं जहाँ पे रहता हूँ असम में, यहाँ पे मैंने आज से 7 साल पहले 60 लाख रुपया लगा के जिम्नेजियम बनाया, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि यहाँ पे मुझे कोई बच्चों को समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, क्योंकि उनके लिए जिम्नास्टिक्स पॉपुलर नहीं है। तो ये इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम ये किस लिए कर रहे हैं। हम हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं कि हमें हाई परफॉर्मेंस में आना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड्स को ध्यान में रखना है कि हमारी जो आज की परफॉर्मेंस लेवल है वो किस लेवल पे जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे ट्रेनिंग के स्टेजेस होंगे उनको एक्यूरेट एंड सिस्टेमेटिक वे में इम्प्रूव करना है,
उसके बाद हमारे पास जिस क्वालिटी के हमें चाहिए, जो जिम्नास्ट की प्रोफाइल चाहिए, वो स्पेशल क्वालिटी वाले एथलीट्स को लेके आइडेंटिफाई करके उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो अर्ली बिगनिंग, राजन सर यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अर्ली बिगनिंग कितना इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में? ये तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और हमारे गेम में तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी गेम की डिमांड जो है सारी मोटर एबिलिटीज को लेकर है, खासकर फ्लेक्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है अर्ली बिगिनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट राजन सर, सही बोला आपने कि अर्ली बिगिनिंग हमारे जिम्नास्टिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चे को 3 से 4 साल की एज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल देना चाहिए। यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस समझना दोनों चीजों में। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जिसको हमारे गोपीचंद सर आज की डेट में हर एक, साई में भी उन्होंने सेशन लिया, वो फिजिकल लिटरेसी की बात कर रहे हैं हर जगह। तो जो फिजिकल लिटरेसी है, जो अभी हमारे मंत्री साहब ने भी बोला था कि हम लोगों को स्कूल में सिलेबस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि प्रेप 1, प्रेप 2, प्रेप 3 के लिए है। ये उस ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हमें वो क्यों करना चाहिए? बिकॉज हाई मोटर डिमांड्स ऑफ आवर डिसिप्लिन इज इजियर for children because they have a greater motor ability, or an early beginning ensure better development of coordinative and physical capability of gymnast। हम कर सकते हैं। और एक चीज आपने जो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट पढ़ा, जो जैसे कि अभी सर मेरे को बता रहे थे कि मनोज हमारे यहाँ तो 8 साल की एज में हम कंपटीशन शुरू कर देते हैं। तो सर ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम फेस टू फेस जाएंगे तो हमारे पास हर एक फेस में हर एक चीज को डेवलप करने का सफिशिएंट टाइम मिलेगा, हमारी फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर पाएंगे, तब हम आगे बढ़े तो बेटर है। ये इसका एग्जांपल मैं एजुकेशन से जोड़ना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ स्कूल्स में, जैसे मेरा खुद का स्कूल है, स्कूल्स में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, आगे बोलते हैं सर मेरा बच्चा अभी फर्स्ट में है, क्या आप इसको 3 महीने बाद एक ही साल में 2 क्लास जंप करा सकते हैं? तो उसमें क्या होता है, उस बच्चे को 2 साल का सिलेबस एक साथ कवर करना पड़ता है और वो उसके लिए डिफिकल्ट होता है। ये थोड़ा सा लाइवली साइड बाय साइड एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। तो राजन सर एक बात और मैंने जैसे अभी आपको बताई, 2 चीजें, अर्ली बिगिनिंग इन स्पोर्ट्स और अर्ली स्पेशलाइजेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ बताना चाहेंगे सर कुछ, या फिर लेंगे आंसर कहीं से कोई दे सकता है तो? हम एनी कोचेज अगर किसी का कोई आंसर है तो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा सर, अर्ली बिगनिंग तो जस्ट एक आपका फंडामेंटल जो मूवमेंट्स हो गए और जो स्पेसिफिक हो गया, वो हमारा पर्टिकुलर एक अपनी गेम से रिलेटेड मूवमेंट्स हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अर्ली बिगिनिंग इज नॉट इक्वल टू अर्ली स्पेशलाइजेशन। जो अभी तक हम बात कर रहे थे अर्ली स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब स्पेशलाइजेशन मतलब जैसे हम अपने जिम्नास्टिक्स के लिए टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बच्चे हमारे पास आए हैं, तो हम अपने जिम्नास्टिक की स्पेशलाइजेशन उनके ऊपर डालते हैं, तो उसे स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम अर्ली स्पेशलाइजेशन में घुस जाते हैं, उसके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने उसमें। एक तो इंजरी रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। फंक्शनल मूवमेंट स्किल्स में अगर आप घुसते हैं विदाउट डेवलपमेंट किए हुए, तो इंजरीज बहुत ज्यादा होंगी, बच्चा बर्न आउट हो जाएगा, बर्न आउट होके वो छोड़ भी सकता है गेम। जैसे कि साइकोलॉजी वाले में किसी एक कोच ने क्वेश्चन पूछा था कि हम स्टार्टिंग से 10 साल के बच्चे का एक ही जैसा इंटरेस्ट कैसे रख सकते हैं? यस, हम रख सकते हैं अगर हम फेस टू फेस ट्रेनिंग में जाएंगे, और हमारे ट्रेनिंग के जो मेथड हैं उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देख के बताना चाहूंगा अर्ली स्पेशलाइजेशन क्यों एग्जैक्ट एज में करना चाहिए। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे उन बच्चों को हम 5-6 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं, एक ही सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों राजन सर? क्योंकि सर हमें अपने बच्चे का होल डेवलपमेंट चाहिए, बोले तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहिए, तो एक सब्जेक्ट से तो होगा नहीं, इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाने पड़ेंगे। यस एग्जैक्ट, वही यहाँ पे मैं बताना, आई एम सॉरी जस्ट मेरा थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हुआ है, मैं दोबारा करता हूँ शेयर। जस्ट सॉरी कोचेस, मेरा थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम आया है, मैं दोबारा करता हूँ। एक्चुअली
देख पा रहे हैं राजन सर मेरी स्क्रीन? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ अभी आ गया, आ गया। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं यहाँ पे हम बात कर रहे थे अर्ली स्पेशलाइजेशन की। तो अर्ली स्पेशलाइजेशन के लिए जैसे हमारे बच्चों को एजुकेशन में स्टार्टिंग एज में सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, तो आज की डेट में हम क्यों स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा साइंस इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट की तरह हो गया है, जो आज हम कहते हैं कि हमें स्टडी के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। जो हमारा फंडामेंटल पीरियड है जिसमें हम बच्चों के साथ वर्कआउट करते हैं, वो मल्टीलेटरल होना चाहिए। हमें हर एक तरह से काम, बच्चे को बास्केटबॉल भी खिलाओ, फुटबॉल भी खिलाओ, उसको रग्बी भी खिलाओ, आप उसको सारी एक्टिविटी कराओ। जब हम ये कराएंगे तब उसके बाद हमें उस बच्चे की सारी स्किल्स डेवलप करने में बहुत इजी होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की, जो पठानिया सर ने पूछा था मेरे से कि हम स्पेशलाइजेशन 8 से 9 साल में तो हम कंपटीशन में आ जाते हैं। सर तो ये जो एक हैंड्स प्रूव्ड स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ने और काफी कंट्रीज ने इस चीज को अडॉप्ट करके और इसके थ्रू कंटिन्यूअस हाई परफॉर्मेंस में टिके हुए हैं। जैसा कि मैं आप एक देख पा रहे हैं मेरे सामने, पहले एक्टिव स्टार्ट है, ये आपने लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट में चार्ट काफी बार देख चुके हैं। एक्टिव स्टार्ट एंड फंडामेंटल स्टार्ट है। तो इसमें 0 से 6 साल में आपको बच्चे को लेके आना है, फिजिकल लिटरेसी में डालना है। फंडामेंटल में आपको दोबारा 1 से 2 साल में रखना है। उसके बाद जो अब्रॉड का सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, इस पीरियड में टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि टेस्ट करते करते उसके बाद में उनके पास रिकॉर्ड आएगा बच्चों का कि इस बच्चे के पास क्या एबिलिटीज है। तो हम जिम्नास्टिक्स के लिए कर रहे हैं, हम अपने जिम्नास्टिक की प्रोफाइल के हिसाब से फंडामेंटल स्टेज के तुरंत बाद उनको स्पेशलाइजेशन में डाल देंगे, जो कि लर्निंग टू ट्रेन स्टेज होगी। यहाँ पे हम उन बच्चों को छोटी छोटी स्किल्स के साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस के साथ उनको इंट्रोडक्शन कराएंगे। So that is called specializations। तो स्पेशलाइजेशंस की हमारी एज यहाँ पे जो दी गई है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि वुमेन और मैन और आरजी के लिए दिया हुआ है कि फंडामेंटल स्टेज अगर आपकी 6, 8 और 6 साल तक है, तो आपका स्पेशलाइजेशन बिगिनिंग ईयर, जो स्पेशलाइजेशन में बच्चे को डालना है 6 से 7 साल में। मैं इसमें बताना चाहता हूँ, हम हमारे इंडिया में मैंने भी देखा है और आप सब भी इस चीज से सहमत होंगे कि हम बच्चे को लाते हैं 6 साल में जिम में लाते हैं, बट क्या जो हमने अभी बात की एक्टिव स्टार्ट और फंडामेंटल की, क्या हम उनको इतना टाइम देते हैं उनकी एबिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए? जहां तक मैंने देखा है, नहीं हम उतना टाइम दे पाते। हम उसको उससे पहले ही स्पेशलाइजेशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट्स खराब होती है और जो मैंने बताया अर्ली स्पेशलाइजेशन के चैलेंजेस आ जाते हैं। अभी इसमें जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इसमें 2 साल का गैप कैसे है, कि मेंस 2 साल बाद क्यों है, वुमेन्स 2 साल पहले क्यों है? ये हमने लॉन्ग टर्म में भी पढ़ा था, अर्ली बायोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ वुमेन, की वुमेन्स की जो मैचुरेशन है पीक हाई वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, 2 साल पहले है। और वीमेन्स में लेस नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है, मेंस में ऑपरेटर्स ज्यादा है। तो हम इन सब चीजों पे वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का टाइम कब आता है, जिसके लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना साइंटिफिक आया है, उसका एज क्या है? तो आपके सामने मैंने ये 2 चार्ट रखे हैं, एक ब्रिटिश एक कैनेडियन। तो दोनों में आप देख पा रहे होंगे 10 से 13 साल और 10 से 12 साल। अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि टैलेंट आइडेंटिफाई करना है किस लिए? राजन सर, इतना सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, तो इतने वेल डेवलप्ड सिस्टम हम जो टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो किस परफॉर्मेंस के लिए करना है? क्या आप बता पाएंगे कि हमें किस चीज के लिए करना है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, हम क्यों इस प्रोसेस में आना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आए, और जो भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम उसको एक एम करके चलते हैं कि इस कंपटीशन में मुझे अपने बच्चे को परफॉर्म कराना है। तो इस तरीके से सबका कुछ ना कुछ एक मॉडल रहेगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने अपने प्रीवियस उसमें बात की थी कि स्पेशलाइजेशन हमें 7 से 8 साल में ले आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन हम अपने गेम में उस बच्चे को डाल रहे हैं। उस गेम में डालने के बाद जब वो बच्चा थोड़ा स्किल सीख जाएगा और सारे आपके पास टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस बच्चे को यूथ ओलंपिक गेम्स की एज है तो उसमें खिलाना है, इसको मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आना है। तो हम उस प्रोसेस के लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, या हमें करना चाहिए। और इस स्टेज के बाद उसको हम वेल पीरियडाइजेशन प्लान में डालेंगे, तब से हमारा होता है। इस स्टेज से पहले अगर आपने स्पेशलाइजेशन में भी डाला और फंडामेंटल के बाद अगर आपको लगता है कि ये बच्चा ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, तो उसको शॉर्ट टर्म्स के लिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे जिम्नास्टिक्स में
आप देख सकते हो एरोबिक्स है, एक्रोबेटिक्स है, आप उसके लिए भी अलग तरीके से चूज कर सकते हो क्योंकि उसकी अलग एबिलिटीज है। तो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। अभी जो हम बात कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस के लिए, जो मैंने पहले भी बताया, नेचुरल सिलेक्शन एंड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन। तो सर नेचुरल सिलेक्शंस में हमें, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि काफी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अगर बच्चे को हम डायरेक्ट, अभी जैसे हमने सिस्टम से स्टार्ट किया कि बच्चे को हमने प्री नर्सरी से पढ़ाया है, प्री नर्सरी से लेके हम उसको आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें, हमारे पास उसके सारी टेस्ट रिपोर्ट हैं, हमारे पास उसके सारे बॉडी से रिलेटेड कंपोनेंट रिजल्ट्स हैं, सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये साइंटिफिक सिलेक्शंस में एक डाटा है। बट जो ये नेचुरल सिलेक्शन से बच्चे आते हैं, एक तो हमें इनकी एज का नहीं पता, हो सकता है ये 10 साल में नेचुरल सिलेक्शन वाला आया या 11 साल में आया, उसने इस एज में आगे स्टार्ट की। तो उसके साथ अगर आप ये दो ग्राफ में देख पा रहे होंगे कंपैरिजन, कि जो जर्नल हमारा पीरियड है यहाँ पे, प्रिपरेशन पीरियड जो है, इसमें ये काफी बड़ा है नेचुरल सिलेक्शंस का। क्यों है? क्योंकि हमें इसी पीरियड में उसको स्पेशलाइजेशन में डालना पड़ेगा, इसी पीरियड में आपको उसको फंडामेंटल में डालना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया था वो सारा आपको, इसमें इंजुरी के रिस्क बढ़ जाएंगे, जिम्नास्ट क्विट करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और हाई परफॉर्मेंस पहुंच सकता है ऐसा नहीं है, बट बहुत रेयर चांसेस हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास मेडल्स आ रहे हैं बट बहुत कम रेशो में आ रहे हैं। हम एक ये नहीं कह सकते कि यस हमारे पास प्लेंटी ऑफ बच्चे हैं या कुछ है। तो हमें वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। सो अभी तक जो हमने पढ़ा, सो डोंट वेट फॉर द सक्सेस, जनरेट द सक्सेस। हम इस तरीके से, हमें जो ये नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू वेट नहीं करना है कि कब बच्चे का वहां तक आएगा, नहीं, हमें खुद प्लान करके उस वे में आगे बढ़ना है और हमें अपनी सक्सेस को जनरेट करना है। तो इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, कि टर्मिनोलॉजी क्या है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो टर्मिनोलॉजी में आ जाता है आपका स्पोर्ट्स टैलेंट, स्पोर्ट्स डिटेक्शन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट सिलेक्शन। तो हम इन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं कि स्पोर्ट्स टैलेंट है क्या। तो थोड़ा स्पोर्ट्स टैलेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हैन ने कहा था, एटीट्यूड अपर फ्रॉम द नॉर्मल लेवल टू कैन एंड वांट टू परफॉर्म हाई रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपके और हमारी लाइफ में काफी आता है कि हमारे जिम में कोई बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, बट वो बच्चा करना नहीं चाहता, काम चोरी करता है। तो क्या आप उस बच्चे को, राजन सर, आगे बढ़ा सकते हो? कितना पुश करोगे आप उस बच्चे को? नहीं सर, मुश्किल है। जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आगे कहाँ प्रैक्टिस में मन ही नहीं लगेगा, हो ही तो नहीं स्पोर्ट्स सकता। टैलेंट का जो मेन है कि जो करना चाहता है और जो कर सकता है, और सारे इन्वायरमेंट को देखते हुए हमें स्पोर्ट्स टैलेंट को लेके चलना है। इसमें बात आती है डिटेक्शन फेज की, कि डिटेक्शन है क्या। तो डिटेक्शन मैं आपको नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा कि ये दो तरीके से है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सो डिटेक्शंस में आप एक मास उसको लेके आते हो, आपके पास कम से कम यहाँ पे नहीं तो काफी बच्चे हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूंगा, एनबीए का एग्जांपल देता हूँ आपको। एनबीए की टीम चूज होती है, तो एनबीए की टीम के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले 4.6 मिलियन बच्चों को इन्वॉल्व किया उस चीज में, प्रोसेस में आगे बढ़े। तो उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप में उनको स्कूल में डाला, स्कूल में उनका घटके वो 3 पॉइंट समथिंग रह गए। तो स्कूल के बाद वो कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आके 3000 रह जाते हैं, और 3000 के बाद एनबीए तक पहुंचते पहुंचते वो 20 या 30 लोग रह जाते हैं। तो जो मास पार्टिसिपेशन है उसको हम कहते हैं टैलेंट डिटेक्शन। तो टैलेंट डिटेक्शन के बाद जो हमारा आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो टैलेंट डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ये हमारे सेम प्रोसेस है कि इतने सारे मास पार्टिसिपेशन में से हमें अपने वो कैपेसिटी वाले एथलीट्स लेने हैं जो आगे बढ़ के काम कर सके, और उन जिम्नास्ट को सेलेक्ट करके हमें इवैल्यूएशन में डालना है, यानी कि टेस्टिंग पीरियड में डालना है। सो दैट इज कॉल्ड टैलेंट सिलेक्शन। अब हम बात करते हैं आगे चल के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की, कि जो हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। Definitely we must be clear that the main objective of the process is to optimize sports result in one specific sports discipline. हमारा ऑब्जेक्टिव है हाई परफॉर्मेंस। सो हाई परफॉर्मेंस के लिए आप देख पाएंगे कि हमें क्या है इसमें देखना है, एनालाइज द मटेरियल, psychological, sociological and biological demand of a sports discipline to achieve a high performance level. Draw up a reasonable program of detection according to developed phase. डिजाइन करना है हमें उसमें कोच, आपके कॉम्पिटिशन्स क्या होंगे, शेड्यूल, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमने बात किया था कि हमारा एक टीम वर्क होना चाहिए। जब हम ये
टैलेंट पे बात करते हैं तो हमारे टीम वर्क बहुत मेन इंपॉर्टेंट है कि टीम वर्क में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो सेलेक्ट द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस एंड इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप। अब बात करते हैं एडवांटेज कि एडवांटेज क्या है हमें, अगर हम इस सिस्टमेटिक तरीके से जा रहे हैं तो एडवांटेज क्या मिलेगा। तो join the subject to the educate sports with enough time to achieve an optimal develop of his capacity to catch up his maximal level of performance at the adequate age। कि जिस एज में हमने सोचा है कि उसकी परफॉर्मेंस लेनी है उस एज में उसकी परफॉर्मेंस आएगी, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है आपके फंडामेंटल्स के लिए भी, स्पेशलाइजेशंस के लिए भी, और आपके पास उसके सारे टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड अवेलेबल है। And optimize the training result of the program designed by the high level coaches focused their job to sport subjective with special talent on their sports। So उस special talent के साथ high performance coaches के साथ काम करेंगे तो वहाँ पे हमारी performance जरूर आएगी। So ये advantage है हमारे इसके। अब इसका process क्या है डेवलप करने का। तो डेवलप करने के प्रोसेस में आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जो अभी तक हमने किया है, टैलेंट सिलेक्शन कर दिया, टैलेंट इंटीग्रेशन और टैलेंट डेवलपमेंट। इसके स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका फर्स्ट स्टेप है टेस्टिंग। हमें सभी को जितने भी हमारे हैं वो पहले जो हमारे जिम्नास्टिक्स के लिए जो प्रोफाइल है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको इकट्ठा करना है और बाकी सब लोगों के लिए टेस्ट लेने स्टार्ट करने हैं, जो कि आपके स्टेबल होने चाहिए, टेस्ट मेजरेबल होने चाहिए ताकि हम मेजर करके उनका रिकॉर्ड कर सके, और रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमें उनका चार्ट ऑटोमेटिक अपने पास रखना चाहिए। तो स्टेप 2 जब हम सिलेक्शन में आते हैं तो इवोल्यूशन पीरियड, मतलब उन टेस्ट को इवेलुएट करना है कि भाई हमें अब इसमें से कौन से जिम्नास्ट हमारे जो एम हम फिक्स कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल है। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन पीरियड, इंटीग्रेशन मतलब आपने जो अभी टेस्ट लिया था, टेस्ट लेने के बाद जो रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट के बाद जो आपको क्रीम मिली है उसको आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट देना है, किस तरीके के क्लब में लेके जाना है, नेशनल टीम में लेके जाना है, उस चीज पे वर्कआउट करना है। और उसके बाद आपको टैलेंट डेवलप करने के ऊपर काम करना है कि अब टैलेंट हमारे पास आ गया है, अब इस टैलेंट को डेवलप करेंगे। सो टैलेंट डेवलप करने के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूंगा राजन सर। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि एक आपको जिम का अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है। ये तो जब हम अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में होते हैं और हमारे मान लिया हमें कोई मकान बनाना है और हमारे पास उसका मैप नहीं है, तो वो कैसा मकान बनेगा सर? वो तो कुछ भी बन जाएगा, उसका तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल नहीं है, कहीं कुछ सब कुछ अस्त व्यस्त रहेगा। यही मैं बताना चाहता हूँ कि विदाउट एन एडुकेट स्ट्रक्चर दैट गारंटी द टोटल डेवलप ऑफ consolidation of the sports talent, the prior identification and selection process would be a waste of time। कि जो हम ये करके आ रहे हैं और अगर हमारे पास प्लान नहीं है तो वेस्ट हो जाएगा हमारा। और टैलेंट डेवलपमेंट फेज में, इसमें जो अगली स्लाइड्स में दिखा रहा है, in spite of the you develop the complete and educate program of identification, selection and development phase, this does not guarantee that the sports talent achieve a maximum performance। During this development process there are lot of conditions that force the sports talent retirement। तो उस फेज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जिम्नास्ट को रिटायरमेंट की तरफ धकेल देती हैं। वो क्या क्या है वो सब लिखा हुआ। ओवर ट्रेनिंग है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता, मेंटली परेशान हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स का स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं, कई बार सोशल प्रेशर आ जाता है कि भाई आपकी सोसाइटी का है या कोच आपको कराना चाह रहा है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, जो कि हमारे यहाँ नॉर्मल देखा जाता है। मनोज जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है सर, व्हाट आर द साइंटिफिक टेस्ट टू आइडेंटिफाई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजन सर। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ और मैंने एक अलग पीडीएफ बनाया है सारे के सारे टेस्ट का। तो जैसे ही मेरा ये खत्म होगा मैं हमारा जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें वो सारे के सारे टेस्ट जो है पीडीएफ कॉपी डाल दूंगा, क्योंकि वो बहुत सारे हैं और उन सबको डिफाइन करने में यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने वो सब एबिलिटीज के हिसाब से टेस्ट बनाए हैं, वो मैं उसमें डालता हूँ राजन सर। तो लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट जो आता है इसमें ये सारी स्टेजेस हैं जो आप देख पा रहे होंगे। जो मैंने अभी कहा कि आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होना चाहिए। उस प्रोग्राम में आपको पता होना चाहिए कि आप इस जिम्नास्ट को किस एज में आप कौन सा कंपटीशन, जैसे यूथ ओलंपिक गेम्स एंड ओलंपिक्स दो मेजर कंपटीशन है। यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए एक एज रिक्वायरमेंट होती है
तो उस एज को ध्यान में रखते हुए हम यूथ ओलंपिक गेम्स की प्रिपरेशन के लिए भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और ओलंपिक्स के लिए भी करते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है फैक्टर, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के फैक्टर क्या है। जो राजन सर आप टेस्टिंग की बात कर रहे थे, वो टेस्टिंग हमारे यहाँ से शुरू होते हैं। मैं आपको प्रोसेस पे बता रहा हूँ, टेस्टिंग का सारा मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ, वो इजी वे रहेगा। तो जो ओके मनोज जी, थैंक यू। फैक्टर आ रहे हैं इसमें हमारे फैक्टर है मॉर्फोलॉजिकल, बॉडी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल, टेस्ट से रिलेटेड, एंड मोटर परसेप्शनल एंड साइकोलॉजिकल। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी पहले टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में साइकोलॉजिकल पे और सोशल पे बहुत कम ध्यान देते थे, बट वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें जब हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फेज में या जो हमारे लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें हमें साइकोलॉजिकल एंड सोशल को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज आपको एडवांस में जाके काफी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि कोच तो प्रिपरेशन कर रहा है एथलीट के साथ कि चलो भैया हम इस दिन इस कॉम्पिटिशन में जाएंगे, बट कई बार होता है पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर घर में शादी आ गई, उनके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें होती हैं। और साइकोलॉजिकल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे काफी क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी में कि कुछ जिम्नास्ट ऐसे हैं कि वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे जाके फेलियर हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने बिगनिंग से उनके साथ साइकोलॉजिकल वर्क नहीं किया। ये साइकोलॉजिस्ट से अगर आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टेस्टिंग और वो प्रोसेस बता सकते हैं कि हमें किस तरीके से उनके साथ प्रोसेस करना चाहिए। तो सब हम इसमें पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। इसमें मैं बात करूंगा कि हमारे मैन वीमेन रिदमिक सब में किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए। इससे पहले सर मैं आपको एक काफी इंसिडेंट्स बताता हूँ राजन सर, हमारी आपकी लाइफ में भी और सभी कोचेस की लाइफ में आते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है कि सर हम जिम्नास्टिक्स में बच्चे को क्यों डालें, जिम्नास्टिक्स में डालने से बच्चे की हाइट रुक जाएगी। तो सर इज दिस ट्रू कि जिम्नास्टिक्स में आने से बच्चे की हाइट रुकती है? राजन सर लेंगे आप कहीं से क्वेश्चन या खुद आप जवाब देंगे इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती। नहीं बिल्कुल नहीं रुकती सर, डेफिनेटली। बिल्कुल सर, और मैं एग्री हूँ पठानिया सर, कोई हाइट नहीं रुकती। अगर हाइट रुकती है, यहाँ पे हमें जिम्नास्टिक्स में रिक्वायर्ड है स्मॉल हाइट, इसीलिए हम छोटी हाइट के बच्चों को लेते हैं। बास्केटबॉल बच्चे खेलते हैं क्योंकि बास्केटबॉल खेल की रिक्वायरमेंट लंबे बच्चे होते हैं। आप कभी भी छोटे बच्चे को 2 या 3 साल बास्केटबॉल खिला के दिखाइए, अगर उसकी 1 इंच भी हाइट बढ़ जाए तो आप मुझे बताना। तो ये मिथ हमारा गलत है। जो अभी हमारे साथ नए कोचेस या जो भी जुड़े हैं और जिसका भी इससे रिलेटेड कुछ है, सो प्लीज बी केयरफुल। जिम्नास्टिक्स में आने से कोई हाइट नहीं रुकती। सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे साथ जो आज स्पीकर हैं राजन, ये मेरे साथ बचपन से, आज इसकी हाइट 6 फीट है और ये अच्छे लेवल पे खेला है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं वोमेन्स में। सो ये सब चीजें जो हैं ये सभी को पता, हमने एनआईएस में भी पढ़ा, फिर भी मैं इसको पढ़ के जाता हूँ। वोमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए लोअर हाइट एंड वेट कंपेयर्ड विद वुमेन्स ऑफ द सेम एज ऑफ आल्दो। कि हमारे जिम्नास्टिक्स में जो लड़की छोटे हाइट, हमें छोटी हाइट चाहिए उसमें, और उसी एज की दूसरे गेम में बहुत, ये सेम एज की लड़कियां जो आप देख पा रहे हो, एक बास्केटबॉल के लिए फिट है तो दूसरी हमारे जिम्नास्टिक्स के लिए फिट है। तो इस तरीके से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। ये कैरेक्टराइज्ड है हमारे वुमेन्स जिम्नास्टिक्स के लिए। इसी तरीके से हम मेंस की बात करते हैं। एक्टोसोमेटोटाइप प्रोफाइल, मेजोमॉर्फिक जो चाहिए हमें, ये है इसमें। फिर हम बात करते हैं फैमिली ग्रोथ की। हमें जब इस प्रोसेस से गुजरना है तो जो यहाँ पे जो कि हम बता रहे हैं, लो हाइट रिप्रेजेंट एन एडवांटेज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल विद हाई स्पीड। So height have a high relation with family growth patterns. So it's necessary to study these patterns when we develop a talent identification program. So हमें इस पैटर्न को भी पढ़ना चाहिए, इसको इन्वॉल्व कर देना चाहिए हमें। मनोज सर मैं यहाँ एक डिफर हूँ, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग सर। हाइट का आजकल के जमाने में, साइंटिफिक जमाने में इतना कहाँ मेजर रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कहा। अगली 2 स्लाइड्स में मैं वो भी आपको ब्रीफ करूंगा। आज जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वो आप पहले बता रहे हो, ये अगली मेरी स्लाइड्स में आ रहा है सर। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कैरल बार है या पामल हॉर्स है, इफ यू हैव ए गुड हाइट लेंथ, तो बिल्कुल सही। आई एम टोटली एग्री विद यू। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में ये सब चीजें आने वाली है। ये देखिए जो आप कह रहे हो, आपने थोड़ा एडवांस बोल दिया, बट मेरे जो सेक्शन में है वो ये भी है कि ये बच्चे सेम एज के हैं, इनकी हाइट आगे पीछे है। हमारे जिम्नास्टिक्स में
6 इवेंट्स है, 4 वुमेन्स में है। सो हमारे लिए जो है, जब हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फेज में होते हैं, जब सपोज करो हम ओलंपिक के लिए, यूथ ओलंपिक्स के लिए कर रहे हैं, यूथ ओलंपिक्स तो चलो ऑलराउंड बेस पे आ गया, तो ओलंपिक्स के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि नहीं, अगर किसी की हाइट ज्यादा होगी तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो उसको हम दूसरे अप्रेंटिस में यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का भी खास ध्यान रखना है इन सब चीजों में। अब आती है बेसिक मॉर्फोलॉजी। तो ये बेसिक मॉर्फोलॉजी है जो कि शॉर्ट आर्म्स, लेग्स, ट्रंक्स, जिम्नास्ट हैव लॉन्ग ट्रंक इन रिलेटेड विद हिज लेग्स, ये नॉर्मल है, सभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अभी जो मॉर्फोलॉजी प्रोफाइल है, जो अभी पठानिया सर कह रहे थे कि अब एडवांस में इस चीज का नहीं है, बिल्कुल नहीं है पठानिया सर, आई एम एग्री विद यू, बट देयर इज नॉट एन यूनिक मॉर्फोलॉजी प्रोफाइल फॉर जिम्नास्ट। आप लंबे भी ले सकते हो, छोटे भी ले सकते हो, बट अगर आप ये साइड में एक ग्राफ देखेंगे, ये 1950 से लेके 2010 तक का रिकॉर्ड मुझे मिला है, ये अब 2010 के बाद का भी है, एडवांस मेरे को था लेकिन वो आया नहीं, कल तक मैं वेट कर रहा था कि मिले। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारे ऑलराउंड जिम्नास्ट हुए हैं, जिन्होंने ऑलराउंड चैंपियन बने हैं, वो हमारे सारे मिडल हाइट जो हमारी कैरेक्टराइज दिया हुआ है उसी कैरेक्टराइज के हिसाब से है। बट हम अपने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में शॉर्ट, लॉन्ग, इन सब चीजों को रख सकते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आपके टेस्टिंग पीरियड आ जाते हैं, जिसमें आपकी एबिलिटीज, आपके स्किल्स टेस्ट और आपके सब कुछ। तो इस फेज में जब आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन फेज में होते हो, मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा कि हमें इस जगह पे, जैसे हमारी जो एबिलिटीज होती हैं वो हमारी एज के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। तो उन एबिलिटीज में सपोज करो आपके पास एक, आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में एक जिम्नास्ट आया, उसकी 4 एबिलिटीज अच्छी हैं, एक एबिलिटीज वीक है, और आप उसको निकाल दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी हमें साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एबिलिटीज हैं ये एज के साथ साथ बढ़ती जाती है, बट उस एज में हमें ध्यान देना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मेजर कंपोनेंट इन जिम्नास्टिक्स, जो लेटर एज में डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको इवेलुएट करना भी काफी मुश्किल, टफ जॉब है। तो मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी के रीजन बताता हूँ कि क्यों फ्लेक्सिबिलिटी हमें उस एज में लेनी चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ आपको बताता हूँ, देयर आर सम स्किल्स दैट यू जस्ट वुडंट बी एबल टू डू इफ यू आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ। कि हमें अगर जिम्नास्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और कुछ एलिमेंट वो करना चाहता है बट वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्लेक्स, जैसे रिदमिक में आपको 180 डिग्री बैलेंस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपने 10 साल या 8 साल में बच्चे को लेके आए और उसके बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जा रही उस फेज तक जब आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में कर रहे हो, सो ये एक थोड़ा टफ जॉब हो जाता है आपके लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे। कुछ ऐसा होता है, देयर आर सम वेज टू लर्न स्किल दैट कैन ओनली बी डन इफ यू आर फ्लेक्सिबल। कुछ स्किल्स हमारी ऐसी होती हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो ही, जैसे मैं आपको किस चीज का एग्जांपल दूं, हाँ, ट्रिपलेट का या कैस्टअप का एग्जांपल देता हूँ। कई जिम्नास्ट हमारे कैस्टअप करते हैं, अगर उनके शोल्डर में प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपको वो एलिमेंट सीखने में बहुत टाइम लगेगा, इंजुरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना। देयर आर मैनी स्किल्स दैट लुक गुड ओनली इफ यू आर फ्लेक्सिबल। कि कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो ही अच्छे लगते हो। यहाँ अच्छे लगने से मतलब है एडवांस में जब आप जाके कोई एलिमेंट परफॉर्म करोगे और वो आपके, जैसे रिंग पे डेलचप है या सिंपल फ्लोर पे आपका स्प्लिट पोजीशन ले लो, स्प्लिट पोजीशन ए पार्ट का एलिमेंट है, आपने परफॉर्म किया और आपका कंप्लीट स्प्लिट नहीं है, 0.3 की डिडक्शन खा गए, तो उस चीज का भी हमें कोई फायदा नहीं। तो हमें इस कंपोनेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हम बात करते हैं मोटर परसेप्शन की। मनोज जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है अशोक सर का। जी बिल्कुल। इज द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आर यूनिवर्सल और डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन? सर जो साइंस कह रही है वो तो सेम है, बाकी हम इसको अपने जैसे कंट्री में हमारे क्या फैक्टर्स काम करते हैं और हमारे कंट्री का क्या है उस चीज में थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये यूनिवर्सली है सर जो टेस्ट बने हुए हैं, लेकिन हम इसको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड कर सकते हैं एज आई गोट। मनोज, मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब हमारा ये NSTC थी, वी अडॉप्टेड ए टेस्ट फ्रॉम दी रशिया, और वो हमारे यहाँ कोई भी कर नहीं पाता था, कोई भी नहीं कर पाता था। यस। बहुत कम चांस हो, उनकी हाइट इतनी थी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग था। तो देन वी हैव ए मॉडिफाइड इट, इवन के 40 to 50% वी हैव मॉडिफाइड, नंबर 1।
नंबर 2, मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे पहले देखा गया था कि फ्लेक्सिबिलिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस अब सर। मैं देख रहा हूँ ये रिदमिक को छोड़ के, इट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए इंपॉर्टेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इज ए कोऑर्डिनेशन एबिलिटी फैक्टर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने अभी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे हम पहले बोलते थे अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो बैकलिप नहीं हो सकती। नो दे दैट सर नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बैकफ्लिक नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, हो सकती है बट अच्छी बैकफ्लिक नहीं हो सकती जहां तक मैं कहता हूं, क्योंकि हमें जो शोल्डर की ऑप्टिमम रिक्वायर चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैक में चाहिए वो तो होनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा सर, अगर आपने बच्चे को स्ट्रेंथ डेवलप कर दिया, हम स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं और उसको गेम में डालते हैं और जहां पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की आ गया कंपोनेंट, उस टाइम पे फिर हम लेकिंग में चले जाएंगे। और जो आपने कहा कि हमने एनआईएस के टाइम पे अडॉप्ट किया रशियन, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर क्या हम इस प्रोसेस से गए कि एक्टिव स्टार्ट, फंडामेंटल, देन स्पेशलाइजेशन, देन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अगर आप इस प्रोसेस से गए हो तो मुझे नहीं लगता कि हम फेलियर हुए होंगे। नहीं, फेलियर का नहीं है। जो हमारे वो टेस्ट थे ना रशियन, जैसे जी हाइट थी, उनमें हाइटेड बहुत था, उनके मार्क्स रखे हुए थे, वी आर नॉट क्वालिफाइंग। वेट था, हमारे यहाँ वेट कम होता है, वहाँ बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट इज नॉट क्वालिफाइंग। ये तो सर देयर इज ए प्रॉब्लम। जेनेटिक, ये जेनेटिक और कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखोगे चाइना और जापान की लड़कियां जब खेलती हैं सर, उनका वेट मुश्किल से 40 केजी होता है, वहीं ब्रिटेन की लड़की को आप ले आओगे तो उसका वेट वहीं मेरे ख्याल से 58 59 केजी होता है। तो ये डिफरेंस करता है सर कंट्री टू कंट्री भी। यस। तो यहाँ पे फिर जो मैंने साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन आपको बताया कि साइकोलॉजिकल कितना इंपॉर्टेंट है, हमें एडवांस में ही हमारे एथलीट्स के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी इन्वॉल्व करने चाहिए। जैसे कि ऑल दो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम डोंट यूजुअली यूज and social factor, it's very important to analyze the social environment and psychological profile of the gymnast talent. So children's social environment could be definitive factor to include or exclude a biological talent gymnast. So nowadays the psychological characteristic and achieved great importance and can explain the performance difference between two gymnasts. आप देख पा रहे होंगे जैसे साइकोलॉजी में क्वेश्चन आया कि सेम ट्रेनिंग एज वाले बच्चे, सेम परफॉर्मेंस वाले बच्चे जब किसी कॉम्पिटिशन्स में खड़े होते हैं तो एक बच्चा क्यों हमारी कंटिन्यूअस एक ही परफॉर्मेंस देता है और दूसरा बच्चा क्यों नहीं दे पाता, उसका मेजर रोल साइकोलॉजी से रिलेटेड भी है, क्योंकि हमें बच्चों की साइकोलॉजी भी डेवलप करनी चाहिए उसी स्टार्टिंग से। तो हमें जो फेसेस में काम किया है लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट के, वहां हमें साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से इंक्लूड करना है। और जो टेस्ट की बात थी सर, यस हम उन टेस्ट को इंक्लूड करेंगे उसमें। अभी जो हमने बताया है कि स्टार्टिंग में किस तरीके के टेस्ट आने चाहिए, ये मैं खाली आउटर लाइन में जा रहा हूँ, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे पास आए हैं, कल ही मिले हैं मुझे, आरटी फिंक ने प्रोवाइड कराए हैं टेस्ट, वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो हम इसमें बात करना चाहते हैं अलाइड टेस्टिंग प्रोग्राम क्या है। इसमें मेडिकल कंट्रोल हमें शुरू कर देना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन आ जाता है, इंटरेस्टेड इन द सोशल इन्वायरमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, इवैल्यूएशन लेवल हमें लाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, मोटर इवैल्यूएशन एंड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो मैं आपको बता रहा था। फिर आपको जो आपके नेशनल टैलेंट के लिए आप लेके आते हो उसमें मॉर्फोलॉजी, लेंथ, पैरामीटर, स्किन फोल्ड, बायोलॉजिकल, ये सब आपका आ जाता है इन सब में। सो द कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा है ये सारा उसका कंक्लूजन है कि अर्ली बिगिनिंग इज नॉट इक्वल टू अर्ली स्पेशलाइजेशन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इज द रिजल्ट ऑफ ए न्यू स्पोर्ट्स सिस्टम फिलोसफी, टैलेंट डेवलपमेंट फेसेस डिटेक्शन, ये सारा मैंने अभी पढ़ दिया है आपको। तो ये है। सो नाउ देयर आर नॉट चैंपियन बाय चांस, चैंपियन बाय चांस नहीं बनते, हमें उसको प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है, मे भी कुछ इस चीज से आपको लगा होगा कि यस ये प्रोसेस है, हो सकता है इसमें थोड़ा कमी रह गई हो कहीं पे या कुछ होगा। सो आपने अगर क्वेश्चन डाले होंगे तो मैंने क्वेश्चंस कराया था, बाकी जो टेस्टिंग से रिलेटेड है वो टेस्ट में आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा हमारे बीच में डाल सकता हूँ। तो राजन सर अभी मैं आपको देता हूँ, अगर कुछ और रह गया हो या कोई क्वेश्चन आया हो तो मैं लेना चाहूंगा सर। हाँ मनोज जी, हाँ क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। ये रामकृष्ण लोखंडे सर का है। एज वी हैव वेरियस टेस्ट टू आइडेंटिफाई talent, such why there are any psychology tests to identify the talent?
सर अगर आप साइकोलॉजी का नहीं लोगे तो आप वैसा ही क्वेश्चन बाद में साइकोलॉजिस्ट से पूछोगे कि मेरा बच्चा कंपटीशन में जाके मिस क्यों हो जाता है। तो इससे एडुकेट आंसर मेरे पास नहीं है, हमें साइकोलॉजी को क्यों इन्वॉल्व करना चाहिए। अरे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का लेक्चर चल रहा है भाई। तो मेरा ये टॉपिक से हटके है, बाकी साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं इसके बारे में। मैं लेकिन यही बताना चाहूंगा कि साइकोलॉजी इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरे इस व्यू से कुछ लोग शायद सहमत हो, कुछ लोग ना हो, बट दिस इज द फैक्ट। क्योंकि जिस जिस कंट्री में ये प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं उस कंट्री के रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यूबा ने 1960 में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जब स्टार्ट किया, उनकी ओलंपिक में पोजीशन 52 और 53 रैंक थी। उसके बाद जब वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आगे बढ़ के आए तो उनके 80% एथलीट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम वाले थे और उनकी पोजीशन 32 या 33 से 10th ऑलराउंड रैंकिंग तक आई है, फिर 3rd 4th यहाँ तक पहुंची है। सो इट्स हैंड प्रूव्ड प्रोग्राम। ये जो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रोग्राम्स हैं वहां से मैंने लेके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। एंड थैंक यू आप सुनने के लिए मेरा ये सब कुछ। मनोज वेरी गुड, थैंक यू मनोज जी, आपने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप हमारे मनोज वो बोल दो जो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर आ गया है, वो निकिता को भी मैंने भेज दिया है। वो 100 फॉर वीमेन एंड 200 फॉर मेन, सेपरेटली फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। ठीक है सर, बता देते निकिता मैम आप करना, लेकिन मैं अपना सेशन यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। मेरे जितने भी गुरु लोग बैठे हैं, मेरे टीचर बैठे हैं, उनके सामने मैंने फर्स्ट सेशन आज लिया है। पावला सर है, पठानिया सर है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं पे रह गया होगा तो सर आप मेरे को करेक्ट करना बाद में। बट जो साइंटिफिक वे था, जो मैंने अभी कैनेडियन और न्यूजीलैंड से जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर सकता था वो कलेक्ट करके भेजा है। और अगर हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हमें इसके लिए सिस्टम की जरूरत है, सिस्टम के हिसाब से हम काम करें तो बेटर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। राजन सर ओवर टू यू। मनोज जी एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे इंडिया में जो ये आपने भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस बताया शायद ही कहीं अप्लाई होता होगा। नहीं राजन सर, शायद पहले का मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। आई एम द मेंटर ऑफ गार्डियन स्पोर्टोपिया। और ये मैं क्यों टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का लेके आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से हैदराबाद में हाई परफॉर्मेंस वाले और वहां पे 20 ओलंपिक कोचेस एक साथ काम कर रहे हैं। उनके साथ मीटिंग्स में जब हम बैठे तो सबका सबसे पहला क्वेश्चन था सिस्टम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो इसीलिए मैं उसको लेके आया कि हमारे जिम्नास्टिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, अभी काफी लोग हैं, मतलब ये स्टार्ट किया है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, बट ये स्टार्ट हो चुका है। ओके दैट्स गुड।